स्टूडेंट्स के बारे में वॉरेन बेनिस का ये कहना है कि लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। यस, आवर टुडेज गेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल बरतवाल, a veteran, is following those footsteps. Ladies and gentlemen, welcome to Captain's Cut. One task at one time will lead you to desired success. ऐसा हमारे आज के मेहमान का मानना है। एनडीए के ग्रेजुएट, आईएमए के पास आउट, हमारे आज के मेहमान का फौजी जीवन कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ शुरू हुआ। एनडीए के एकेडमिक्स में पुअर, दौड़ने में पुअर, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन में 3 बार कोशिश करने के बाद भी सिलेक्ट ना होना, पैराट्रूपर बनने की कोशिश करना, उसके बावजूद सेलेक्ट ना होना, उसमें फेल हो जाना। परंतु इन सभी नाकामियों में एक क्वालिटी कॉमन रही कि बार बार फेल होते रहने पर भी रोमिल बार बार कोशिश करते रहे। फेलियर्स और कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स के बीच यंग रोमिल की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब फौज में रहते हुए उनका सिलेक्शन आईआईटी खड़गपुर में एमटेक करने के लिए हो गया और यहाँ से सफलता रोमिल के साथ साथ चलने लगी। इन मई 2019 he scaled Mount Everest. He did MBA from IIM Lucknow. He got selected as a paratrooper. He ran marathons. He was an adventurer. He was expert into river water rafting. मोटिवेशनल स्पीकर और सीईओ अपनी ही कंपनी के, जिसका नाम है बूट्स एंड क्रैम्पून्स। ये कंपनी उन्होंने यंग पर्वतारोहियों के लिए बनाई, जिनको बढ़ावा देने के लिए। एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान एक अजीब रिकॉर्ड, एक अजीब वाकया लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल बरतवाल के साथ हुआ। जब उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू की माउंट एवरेस्ट के लिए और पहला दिन सुबह का निकला, उन्होंने सूरज की ओर देखा तो उनको सडनली ये याद आया कि वो अपना सन गॉगल बेस कैंप में भूल गए। पर रात पूरी हो चुकी थी, डिस्टेंस कवर हो चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं उस स्थिति में नहीं था कि अपने साथियों से बोलूं कि मेरा गॉगल बेस कैंप में रह गया है या मैं वापस जाऊं और लेके आऊं। अपनी सूझबूझ, अपनी ईमानदारी, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल बरतवाल शायद ही एक ऐसे पर्वतारोही हो पूरी दुनिया में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया और विदाउट सन गॉगल के। It is an amazing record. So, ladies and gentlemen, we present Lieutenant Colonel Romil Bardwal. Thanks, Captain Tyagi, for inviting me on your show, Captain's Cut. A very interesting name. I joined the Army in 1994 as a National Defense Academy cadet. Before that, life has not been very interesting, just normal school life till 10th hours in KV in Sadal SP Marg. Following which, I joined Sardar Patel Vidyalaya, which is, I feel, and most of the people who know about the school feel that it is the best school in Delhi. And after 12th, I joined the National Defense Academy, and 6 years, 2003, I retired after a very wonderful tenure in various places all across India. 26 years is a long time. And after that, I've joined this company. The shirt says it all, Boots and Crampons, which is into high altitude mountaineering and adventure. And now we are building a community, and we believe there's a lot to be done in this field in mountain climbing, and we encourage people to explore, step out, and live their life to the maximum potential. So that's about me. Romil, you have mentioned company's name, very interesting name, Boots and Crampons. We will discuss about it little later. लेकिन जहाँ शुरुआत करते हैं, आपने बताया कि आप बड़ी नॉर्मल चाइल्डहुड आपने देखी है और स्कूल के बाद आप फिर एनडीए चले गए। स्कूल में आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे?
स्पोर्ट्स में करता था, बट मेरा सिचुएशन ये था कि टिल द टाइम आई वाज इन 10th, आई वाज इन द सीनियर मोस्ट क्लास. लाइक व्हेन आई जॉइंड KVSP mark, it was till 4th and I was still 3rd. So every year the batch is, the maximum class used to increase. 5th में गए तो हम 4th में थे, 6th 7th 8th 9th 10th के बाद स्कूल was closed. उसके बाद दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना था, तो सरदार पटेल विद्यालय में शिफ्ट किया. As regards sporting activities, interest काफी था, but इतना ज्यादा exposure नहीं मिला. I used to play football and then kho-kho, mostly bit of sprints, running, that kind of thing. But then I was never an outstanding sportsman. छोटे मोटे लेवल पे खेलते रहते, स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया. बट देन एज आई सेड, स्कूल में क्योंकि हाईएस्ट क्लास हमारी होती थी, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन एंड इतना ज्यादा स्कोप भी था, बिकॉज स्मॉल प्ले ग्राउंड एंड ऑल. सरदार पटेल विद्यालय में एक्सपोजर मिला, बट देन उस समय 11th 12th में भी ऑल अंडरस्टैंड, सो मच ऑफ पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, साइंस स्टूडेंट बन गए थे, तो इसलिए पढ़ाई में ज्यादा फोकस रहा रादर देन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. बट एक बार जब फौज में घुस गए, एनडीए में, देन इट वाज मोर ऑफ एडवेंचर एंड स्टडीज साइमल्टेनियसली. तो जब आप एनडीए में जाने का सोच रहे थे, तो उस वक्त ही क्या आपने सोच लिया था कि आप आर्मी ज्वाइन करेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिकॉज वे बैक इन 1994, आपको पता है कैप्टन त्यागी, इतना ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे जैसे आज की डेट में चलते हैं कि सो मेनी ऑप्शंस देयर. बट उस समय क्या था, मोस्टली इट वाज इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड मैं कहूँगा डिफेंस फोर्सेस. एंड एनडीए वाज, आई वाज अ एयरफोर्स कैडेट. तो आई स्टिल रिमेंबर नंबर 4 AFSB वाराणसी में एक हॉल था, वहां पे गए, PABT clear हुआ. I was selected for Air Force, but then because my leg length was not matching to the required standards, तो 4th term of NDA के बाद मेरे को switch करना पड़ा. They gave me option Army/Navy, and I chose Army because I found that to be more connected to me, and that's how I joined the Army. Loss for Air Force is gain for Army, because you did outstanding job in Army. You have performed very well. You made a name not only for yourself, you made name for Army also. In NDA, I have read somewhere that you were not academically very successful, but you ended up doing MTech. So how is this possible? Someone who is not very keen on studies and the performance output is well documented by yourself, and then you ended up doing MTech. So how is that? Are you a late bloomer or something else? That's a very, very interesting observation. I must say, आपने homework किया है. तो India में गया तो it was not that I was not good in academics, because I was in Sardar Patel Vidyalaya, which is academically very, very sound. We had people going for IITs, Ivy League colleges immediately after 12th. But मेरा ये था, somehow I was not able to see the balance between academics and physically demanding rigors of the National Defense Academy. And because of which, जहां मैं फिजिकल में ज्यादा अच्छा नहीं था, and I used to come at level कि मैं अपने टेस्ट वगैरह, बेसिक टेस्ट वगैरह पास कर जाऊं, तो उसको अचीव करने के चक्कर में academically I was not able to cope up with the settings, and because of which, if I may say, second term में मेरे को बैक लगते लगते बचा. द वे वी कॉल इट, GCI कैडेट था मैं, 3.28 का नहीं 2.9 3.00 का फर्स्ट टर्म में CGPA था. देन सेकंड टर्म में आई वाज GCI. So somehow I struggled, as you said, and I scored a 3rd division, 3.47 के CGPA से पास आउट हुआ. It was a setback because इतने अच्छे स्कूल से आके फिर एक सेकंड डिवीजन भी ना ले पाना was a setback. But then ये था कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कोर्स के साथ पास आउट हो गए, which itself was a big achievement for me, because as I said, I was not able to cope up and live up to the challenges of both academics as well as physical fitness in the National Defense Academy. For someone like me who followed your life story, the setback which you indicate is for me, and I am sure for our viewers in Captain's Cut, source of inspiration, that how opportunities are capitalized and how adversities are made as success opportunities. You did commendably well. MTech आपने जो किया, उसके पीछे बहुत लंबा स्ट्रगल रहा होगा, क्योंकि
जब आप आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं तो यू हैव अ करियर, यू हैव डेली ड्यूटीज, very demanding, challenging routine, and in such circumstances you do MTech. सबसे पहले तो अपने आप को कन्विंस करना कि अ थर्ड डिवीजन स्टूडेंट इज ड्रीमिंग टू डू एमटेक एंड दैट टू फ्रॉम आईआईटी, और वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इन द सेंस दैट आई डिड माय ग्रेजुएशन साइंसेस, देन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन उसके बाद एमटेक का सोचना पहले, फर्स्ट स्टेप वाज दैट, ऐसा बिलीव करना कि हम कर सकते हैं. एंड आई रियली वर्क हार्ड. 2009 आई रिमेम्बर, बहुत ज्यादा मेहनत किया मैंने, इंटरव्यू किया, रिटर्न बहुत अच्छा हुआ मेरा. इंटरव्यू में आई वाज द बेस्ट अमंग द कैडेट्स, अमंग द स्टूडेंट्स ओवर देयर, बट समहाउ आई वाज वेट लिस्टेड, 2009 में मेरे को वेट लिस्ट में डाला. उसके बाद जब मैं रिजल्ट आया तो आई वाज नॉट सिलेक्टेड, विच वाज अ बिग सेटबैक, क्योंकि इतना मेहनत किया, इतना आपको कॉन्फिडेंस था हो जाएगा, नहीं हो पाया. फिर 2010 में मेहनत किया, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा अपने आप को समझाने में कि नहीं करना है तो फिर करना है, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. एंड देन दिस टाइम आई क्लियर. सो इट टुक मी 2 years टू क्लियर दैट एग्जाम, written interview, and then making up to the merit. And it was a tough time, because अपने आप को कन्विंस करना, family was there, उनको समझाना कि हाँ भाई चलो मेहनत करें, because it lot of commitment and the background was not supporting. इतना अच्छा academically नहीं था, but मेहनत काफी थी. And as luck would have it, किस्मत अच्छी, 2010 में I could crack it again, and this time I was not in the waiting list. I made, and this is a different story. उसके बाद तो my journey in IIT was good. काफी अच्छा सीखने को मिला. The support was tremendous from peers as well as from professors. Respect they had for army was, amazing, बहुत ज़्यादा. तो एक तरफ तो आपके पास प्रेशर था, एमटेक आपने किया, नौकरी भी कर रहे हैं, और वो भी मजाक नहीं, छोटी मोटी नौकरी नहीं, फौज की नौकरी. बिल्कुल सर. और फील्ड एरिया में रहे होंगे मोस्टली, इस बीच में पढ़ाई भी कर रहे हैं. लेकिन पैरेलली मैं आपका जो देख रहा था लाइफ स्टोरी के हिसाब से, जिस वक्त आप पढ़ रहे होंगे उस वक्त आप एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी एक्टिव थे. Because जब मैं पढ़ाई में था तो dedicatedly I was there in IIT Kharagpur only. It was not correspondence. It was physical classes, and all the classes were happening along with the other students who had cleared the similar entrance exam. अच्छा. So it was 2 years dedicated in the campus. और पूरे 2 साल तक कैंपस में रह के वहीं पे पढ़ाई किया, वहीं रिसर्च किया, वहीं प्रोफेसर से इंटरेक्शन रहा. And it's only once that thing got over that I got into adventure and such stuff. वो साथ साथ उसके बाद चलता रहा. स्पार्क हुआ एकदम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, या पहले से ही बचपन से ही एक इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा? कैप्टन दयाजी, बचपन से ऐसा था कि कुछ करना है कि फिजिकल फिटनेस अच्छी रहे. दैट वाज द मेन एम. एडवेंचर वगैरह तो इट वाज ऑल इट हैपेंड जस्ट आफ्टर वन आफ्टर द अनदर. एंड इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज आईआईटी खड़गपुर में जब मैं गया तो मेरे को कॉन्फिडेंस काफी आ गया. जैसे मैंने पहले बताया, जब मैं एनडीए में था तो आई वाज हॉरिबल इन रनिंग फिटनेस, तो उसको मेंटेन करने में काफी एफर्ट लग जाता था. तो हुआ क्या, जब कॉन्फिडेंस आ गया कि मेहनत करने से यू कैन गेट इनटू आईआईटी, देन आई फेल्ट कि अगर मैं रनिंग में मेहनत करूंगा तो लेट मी सी इफ आई कैन इंप्रूव और नॉट. एंड आफ्टर माय पोस्टिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर टू हैदराबाद, so I got in touch with a civilian running group which was called Hyderabad Runners. And बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब the science of running, कैसे, what is the right technique, because फौज में it was more like भागना है तो भागना है, not getting much into details of scientific, because वहाँ की requirement is different. वहाँ का requirement ये है कि mentally आपको strong करना है, कि आप अगर DMS में भी हैं तो DMS में भाग रहे हैं, drill boot में है तो drill boot में run कर रहे हैं. But then we realized, what are the various aspects of running which are there, what kind of shoes you should be wearing, what kind of clothing you should wear, what kind of food you should eat, nutrition, all those aspects संभाल के जब हमने collectively देखा, then in my running improved. And NDA में ये होता था कि, या IMA में ये होता था कि अगर आपको एक मिशन मिला है तो उसको कंप्लीट करना है, रिसोर्सेज वगैरह आपके पास मिनिमलिस्ट हैं, न्यूट्रिशन में के नाम पे बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए that aspects got changed, and then what we say unlearn वाली चीज थी, and then learning new aspects of running that came, and then that's how I improved and started long distance
once I reached Hyderabad. And फिर उसके बाद endurance sports में and activities में अपने आप चलते रहे. एक फ्रेज आपने अभी यूज किया, अनलर्न. फौजियों की एक ये बड़ी खास रिक्वायरमेंट होती है when they start their second career. It is very difficult to unlearn, but unlearn they must. And I'll come back to that because जब आपने ये सेटअप किया होगा अपना बूट्स एंड क्रॉम्पॉन्स कंपनी बनाई, तो काफी चेंज करने पड़ते हैं अपने पर्सनैलिटी में, अपने एटीट्यूड में. Back to your adventure activities, which is your most challenging adventure activity so far? Most challenging activity, definitely it has to be Everest, because Everest is a big challenge, physically demanding, and फौज में जैसे कहते हैं ownership वाला, once life and death is so much at stake, not just for you but then for the whole team. तो एवरेस्ट से बड़ा चैलेंज कोई नहीं रहा. एंड इट वाज नॉट जस्ट द एवरेस्ट समिट वाला चैलेंज, इट वाज मोर टू डू विद प्रिपरेशन के टाइम पे जो रिस्क हमने लिए, मे बी while training in Siachen, and we got trapped in avalanche once, and then again immediately. So Everest was one challenge, and as they say, you are the closest to the god physically because you are highest in the world that time once you are on top of the Everest, and mentally also because you are so drained out. So the biggest challenge in life, I would say, definitely is Everest, and it's for various reasons. जितने भी मेरे बाल अभी सफेद भी हुए हैं, वो last 2-3 साल में हुए, because Everest में जो training थी बहुत ही ज़्यादा हमारी tough थी. Romil, I have interviewed about half a dozen Everest summiteers, and all of them had a desire to once again go back to Everest. I will ask you a question. If you ever decide to go back to Everest, what or whom will you bring to Everest with you? That's a difficult one, I must say. But first of all, once you are climbing Everest, जब आप एवरेस्ट क्लाइम कर रहे हैं तो हर समय रहता है कि यार बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, I'll never do mountaineering again, because it's physically very demanding, mentally it drains you out. तो बहुत ज्यादा वो टफ रहता है. But then the moment you reach the top of the summit and you're back, everything is in place and you are happy with the kind of work you've done. तो उस समय ये रहता है कि नहीं, फिर से करना चाहिए. What I have experienced, let other people should also experience such good things. So that's why this was the foundation of our company in Boots and Crampons, because we felt doing good in mountains, and we thought if we have benefited other people जो हमारे आसपास के हैं, be it my daughters, be it wife, be it relatives, इन सबको भी ऐसे करना चाहिए. तो I'm sure it's not possible for everyone to climb the top of Everest because of the various variables which are involved and various responsibilities everybody's having. But then everybody should go and explore more and more in the mountains, and it's not to see different things or other things, but then it's to know more about yourself. So that's why this thing should be there कि Everest में भी अगर मेरे को अगली बार मौका मिलता है, and I pray God कि मिले, तो I would love कि other people, we should be able to lead, and whatever we have gained in experience in army and in mountains, that we should be able to teach them and educate them so that they have a good experience once they climb with us for Everest. I'm still waiting for my answer. It's such a difficult thing to understand. It is hypothetical question. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उसका जवाब भी ऐसे ही हो सकता है. मालूम तो पड़े कि दिल में क्या अरमान है, क्या ले जाना चाहेंगे, किसको ले जाना चाहेंगे अगर फिर से मौका मिलता आपको एवरेस्ट पे जाने का. No, I would, as I said, we would love to take more and more people there, जो जिनका भी इंटरेस्ट है, so that they learn more from our experiences, and that will be good. As अभी मैंने recently एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी डॉटर को सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया जब हम एक समिट करके आया अभी हिमाचल में. तो डेफिनेटली दैट वुड बी ग्रेट अगर इफ माय डॉटर डज इट, though I'm sure she has her own life, her own aspirations, but then that would be good. Though she has done adventure course from Nehru Institute of Mountaineering, and she's done a few expeditions with us.
but then that's a prized moment and lifetime memories. So something like that would be, you know, epic, wherein father daughter both climb the top of the world. It could be, you know, a dream team, father and daughter बिल्कुल सर. summiting Everest together. This is about climbing. और फौजी तो दौड़ता तो सारी जिंदगी है, जब ज्वाइन करता है ट्रेनिंग एकेडमी तब से दौड़ना शुरू होता है और आखिर तक बेचारा दौड़ता ही रहता है. उसके अलावा जो फौजी दौड़ता है, आपने कुछ और तरह की भी दौड़े की हैं, डुएथलॉन, ट्रायथलॉन आप बता रहे हैं, और बहुत सारे आपके और भी इवेंट हैं. अपने व्यूअर्स को बताइए, कैप्टन कट में जो हम इंटरव्यू करते हैं पर्सनैलिटीज, वो उनके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए रोल मॉडल है. इसीलिए हमारे टैगलाइन है पैशन टू प्रोफेशन. आपके लिए इनफैक्ट हमारे पूरे इंटरव्यू का फोकस रहता है प्रोफेशन टू पैशन एंड पैशन टू प्रोफेशन. आपके केस में ये पैशन टू प्रोफेशन है, जो आपका पैशन था अल्टीमेटली आज आपका ये प्रोफेशन भी है. तो आप ये बताइए, ट्रायथलॉन, डुएथलॉन, इसमें फर्क क्या है? एक चीज होती है नॉर्मल मैराथन रनिंग जैसे हम करते हैं, मैराथन रन हो गया. एक चीज होती है साइकिलिंग हो गया, ठीक है, बोथ आर सेपरेट. एक चीज होती है साइकिलिंग, एक हो गया रनिंग. तो अगर आप दोनों को मिक्स करते हैं तो इट्स कॉल्ड अ डुएथलॉन, जहां पे आप रनिंग कर रहे हैं और साइकिलिंग कर रहे हैं साथ साथ. तो इवेंट में क्या होगा, पहले आप जैसे जो डुएथलॉन हमने किया, हमने रनिंग से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद साइकिलिंग किया, उसके बाद फिर से रनिंग में फिनिश किया. सो डुएथलॉन मतलब दो डिफरेंट वर्टिकल्स को ज्वाइन करना. ट्रायथलॉन में क्या होता है, तीन चीजें आती हैं, जिसमें आ गया साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रनिंग. जिसमें तीन इवेंट्स आ गए, उसमें आ गया ट्रायथलॉन. दैट इज वन ट्रायथलॉन व्हिच हैपेंस इन सिविल, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था हाफ आयरनमैन में, जिसमें था पहले स्विमिंग, उसके बाद साइकिलिंग एंड देन रनिंग. बट आर्मी में इट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग. आर्मी ट्रायथलॉन जो हमने किया था, दैट वाज वेरी हाई स्टैंडर्ड का, जो ऑल ओवर इंडिया की आर्मी टीम सेट था. दैट्स कॉल्ड एन एडवेंचर कप, जिसमें अगेन 3 इवेंट्स थे, जिसमें स्टार्ट होता है माउंटेन साइकिलिंग से, फॉलोड बाय माउंटेन रनिंग, एंड इंस्टेड ऑफ स्विमिंग यू हैव व्हाइट वाटर राफ्टिंग, जो हमने मणिपुर नहीं, वी हैड डन इन लेखाबली से आगे वी हैड गॉन एंड देन वी हैड डन दैट. सो अभी जो होता है ऋषिकेश के पास होता है. तो एडवेंचर कप इज डिफरेंट. ट्रायथलॉन मैंने बता दिया, जिसमें 3 इवेंट्स आ गए, एंड डुएथलॉन जैसे बताया साइकिलिंग एंड रनिंग मिक्स कर दिया, तो दैट बिकम्स अ डुएथलॉन. तो आपने हाफ किया, फुल क्यों नहीं किया? हाफ आयरनमैन आपने किया, फुल कीजिए ना इसको. Plan है, but time इसके लिए time commitment is more important. My funda is, you know, if you have to do something, you give your 100%. So problem ये रहती है, if you're totally committed, then you cannot do all many things simultaneously. जैसे मैंने बोस्टन मैराथन जब किया, तो 24 hours 365 days मेरे दिमाग में सिर्फ ये रहता था कि बोस्टन मैराथन भागना है, कैसे उसके लिए क्वालिफाई करना है. दैट वाज अ बिग चैलेंज. एंड आई पर्सनली बिलीव इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू बोस्टन मैराथन, जो कि हर एक मैराथन रनर का ड्रीम होता है, तो उसके लिए तभी पॉसिबल है जब आप 24 घंटे 365 डेज उसके बारे में सोचते रहेंगे. सेम इज एवरेस्ट. अगर आपने एवरेस्ट करना है, तो ये नहीं होता कि अच्छा 2 महीने बाद में एवरेस्ट कर लूंगा, ये मैं 10 चीजें और करता हूँ, 11वीं चीज एवरेस्ट हो जाएगी. इफ दैट इज द थिंग, देन यू आर यू नो नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो बहुत देर नहीं हुई है, बहुत देर नहीं हुई है. रोमेल, अभी क्या एज है आपकी? 43, 44? अभी आई एम 44. गॉड विलिंग 60 साल के लोग भी फुल आयरनमैन दौड़ रहे हैं. तो इनफैक्ट करेंगे सर. Recently I came across a gentleman who at the age of 63 is now working for Ironman. तो आपके पास तो बहुत लंबा टाइम है बोस्टन में. बिल्कुल सर. ये अल्टीमेट मानते हैं जो एथलीट्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस रनिंग में जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, वो बोस्टन मैराथन को अल्टीमेट मानते हैं. बोस्टन मैराथन में क्या खास बात है? कोई भी इंडिविजुअल जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग स्टार्ट करता है, स्पेशली हाफ मैराथन या फुल मैराथन, एमेच्योर वाला, तो उसका एक सपना होता है कि मैं बोस्टन मैराथन भागूं. उसका रीजन ये है कि बोस्टन मैराथन दुनिया की ओल्डेस्ट मैराथन में से आती है, यू नो. एंड मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इट इज द ओनली मैराथन व्हिच इज बाय क्वालिफिकेशन. बाकी कोई मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट करना है, मैं पैसे दूंगा, पार्टिसिपेट कर सकता हूँ. बट बोस्टन मैराथन ऐसे में है जिसमें वो चाहते हैं कि आप एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड अचीव करें. जब आप वो अचीव कर लेंगे स्टैंडर्ड, देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट इन बोस्टन. तो अगर मैं बोलूंगा कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, दे विल नॉट अलाउ. तो ये कैसे करते हैं? क्वालिफाइंग इवेंट कोई होता है उसके लिए?
बिल्कुल, तो इसके लिए क्वालिफाइंग इवेंट्स होते हैं। जब मैंने क्वालिफाई किया था तो जो मुंबई मैराथन है, टाटा मुंबई मैराथन, अभी उस समय स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन होती थी, तो वो क्वालिफाइंग मैराथन होती थी। अगर उस मैराथन को आप एक स्पेसिफाइड टाइम, जैसे अपना बीपीटी का टाइम होता है फौज में, कि बीपीटी टाइम जिसने अगर 25 मिनट में कर दिया तो वो एक्सीलेंट है। तो इसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट स्लॉट्स बने होते हैं। अगर आपका एज ग्रुप, लाइक आई वाज बिटवीन 35 टू 40 दैट टाइम, 35 से 40 इयर्स में अगर आप बोस्टन मैराथन क्वालिफायर रन जो है वो 3 घंटे 15 मिनट में करते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई मेडल और सर्टिफिकेट भी मिलता है? बिल्कुल। हम्म। सो यू गेट अ मेडल टू फ्लॉन्ट कि हाँ भाई हमने पार्टिसिपेट किया है, सर्टिफिकेट ऑल्सो यू गेट, एंड मोर देन दैट, दैट फील ऑफ रनिंग विद द बेस्ट मैराथनर्स इन द वर्ल्ड। जब मैं पार्टिसिपेट किया था 26-27 हजार लोग थे, पूरा सिटी उस दिन हॉलीडे होता है, एवरीबॉडी इज आउटसाइड, पूरा 42 किलोमीटर की जो रास्ता होता है उसमें दे आर पीपल लाइंड अप, लेफ्ट राइट, एक सेंटीमीटर आपको जगह नहीं मिलेगी जहां पे आप खड़े हो सके, पूरा भीड़ भाड़, एंड देयर सो मच ऑफ रश नॉइज, द होल स्पिरिट ऑफ द सिटी कम्स आउट एंड सपोर्ट्स द इवेंट। सो लोकल जो फुल हॉलीडे होता है तो उस दिन कोई हाँ, पैट्रियट्स डे कोई में होता है। कोई ऑफिस या बिजनेस शुरू काम नहीं कर रहा होता है। बिल्कुल। तो बोस्टन मैराथन के अलावा आपने और भी इवेंट किए हैं, अल्ट्रा मैराथन और आयरन मैन और ये नॉर्मल मैराथन। एक लेमैन के लिए क्या क्या है अल्ट्रा मैराथन? अल्ट्रा मैराथन जो होता है, मैराथन डिस्टेंस हम बोलते हैं 42.2 किलोमीटर, 42.2 किलोमीटर जो भागता है उसको बोलते हैं मैराथन। एनीथिंग मोर देन दैट इज अल्ट्रा मैराथन। सो एक अल्ट्रा मैराथन 50 किलोमीटर भी हो सकता है, एक अल्ट्रा मैराथन 1000 किलोमीटर भी हो सकता है। मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया वो एक इवेंट है कॉल्ड ला अल्ट्रा, जो कि लेह लद्दाख में होता है। सियाचिन के पास एक जगह है सुमुर, वहां से स्टार्ट होता है, 111 किलोमीटर का रन होता है। उस टाइम पे मैं आर्मी अल्ट्रा मैराथन टीम पे कैप्टन होता था, एंड मैंने टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी था ट्रेनिंग एज वेल एज पार्टिसिपेशन। So that time we had about 10 people who participated, and first 8 जो हमारे थे वो आर्मी के थे उसमें, बिकॉज आर्मी वाले ट्रेनिंग अच्छी थी, लद्दाख स्काउट्स के लड़के थे, फिटनेस अच्छी थी। एंड देयर वाज द इवेंट जहां पे मैंने फिर कोर्स रिकॉर्ड बनाया था नॉन लद्दाखी कैटेगरी में, हैड कम फर्स्ट, एंड उसके बाद से दिस नॉट बीन एबल टू, नो वन हैज बीन एबल टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड नॉन लद्दाखी कैटेगरी। सो 111 किलोमीटर, एंड वो भी उस टेरेन में जहां आपको खारदुंगला क्रॉस करना है, खारदुंगला टॉप जो है, एंड टेम्परेचर्स जब एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम बहुत ही ठंडा होता है। इट स्टार्ट्स इवनिंग 8 o'clock, 20 घंटे का उसका कट ऑफ होता है। अगर आपने उसमें क्वालिफाई 20 घंटे में कंप्लीट कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। एंड आई हैड सेट अ रिकॉर्ड ऑफ 14 hours 57 minutes. That was the first one to finish in less than 15 hours in non-Ladakhi category. एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लें। बिल्कुल। What is falling in love means to you? Though it is a personal question, but then it has got very wide range. Falling in love, what does it mean to you? सर आपके कैप्टन त्यागी, आपके पर्सनल क्वेश्चन से ना ज्यादा डर लगता है, ऑफिशियल क्वेश्चन ज्यादा ठीक रहते हैं। तो since you've asked, falling in love is, you target something which is, you think initially कि आपके बस की नहीं है। जैसे बॉस्टन मैराथन, आई रिमेम्बर जब मेरे को किसी ने बोला था यार बॉस्टन मैराथन के लिए ट्राई करो, तो मेरे को लगा क्या मजाक कर रहे हैं। बट फिर जब मैंने सीरियसली उसके बारे में सोचा, काफी ज्यादा उसमें स्टडी किया, एंड आई रियलाइज कि मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए फिर एवरीथिंग, ऑल योर रिसोर्सेज, ऑल योर मेंटल स्ट्रेंथ, ऑल फैमिली सपोर्ट, वाइफ, किड्स, पेरेंट्स, सबका सपोर्ट मिलना, एंड देन वर्किंग फॉर इट, इट्स अ डिफरेंट हाई ऑल टुगेदर। उस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज के साथ। समथिंग लाइक दिस, इट्स 100% कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अच्छा करना है और करके आगे, बहुत ज्यादा कमिटमेंट है। एंड वंस यू अचीव दैट, तो वो फील में मतलब it's something like you're falling in love with something which is worth achieving, and then being able to do that. So it's my way of expressing and achieving that. You have proved that you are thinking in many directions, like multitasking. You are doing running, climbing, and cycling, and a whole lot of things. When you were working
full-time job in army, you were also studying. Correct. So that certainly proves about your strong traits in the personality you have. Admirable, very admirable for our viewers. And Thank you so much. again, a trap question. You feel scared? डर लगता है? बिल्कुल सर, डर लगता है कैप्टन दयाजी, बट ये है कि लगता है. फ्रैंकली मैं बताता हूँ, एवरेस्ट जब कर रहे थे तो बहुत डर लगता था कि ऐसे करेंगे, क्या करेंगे. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू एज ए टीम लीडर, आपको पता है फौज में यू कैन नॉट शो इट इवन इफ यू आर स्केर्ड. अगर आपकी टीम मेंबर्स को लगा कि टीम लीडर डर गया, देन यू हैव लॉस्ट द बैटल. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू कम इनसाइड माय टेंट. एक इंडिविजुअल का पर्सनल टेंट होता था, एंड देन आई यूज्ड टू स्पीक आउट जो मेरे डर लगता था जिन चीजों से, या फिर किसी का गड़बड़ ना हो जाए, वेदर ना पैकअप हो जाए. देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स एज यू नो फॉर अ थिंग लाइक एवरेस्ट. तो डर लगता था, बट देन आई नेवर शोड इट आउट. अपने आप उसको एब्जॉर्ब किया एंड उसी को फाइट आउट किया, एंड देन यू ओवरकम दैट. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. Similarly, once you're jumping out of aircraft, parachute लेके parachute खुलेगा नहीं खुलेगा, so many factors are there. But then you trust in your buddies who have packed that parachute, and you have that faith की what we call leap of faith कि हाँ भाई, अगर भगवान ने काम करने को दिया है तो more than me I trust God कि ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा. So that kind of feeling is always there. You mentioned about para jumping. You have been active paratrooper, and that too from engineers. True. So a technical man in para SF is very lethal combination. People should be scared of such person who is technically qualified and he is part of para SF. What made you opt for para SF? सच बताऊं तो जब मैं फौज में घुसा था तो विद इन 6 months आई रियलाइज अगर स्पेशल फोर्सेस है और नाम में स्पेशल जुड़ा है तो व्हाई नॉट बी स्पेशल. एवरीबॉडी वांट्स टू बी स्पेशल. मैंने ऑप्ट किया, बट एज हैपेंस इन फौज, ऊपर वालों ने अलाउ नहीं किया, पेपर्स वगैरह बीच में रुक गए. अगेन आई अप्लाइड आफ्टर माय यंग ऑफिसर्स कोर्स, फिर मौका नहीं मिला. बिकॉज आई विल नॉट ब्लेम देम, बिकॉज मैं खुद इतना अच्छा कर नहीं रहा था कि मैं स्पेशल फोर्सेस के लायक था. बट देन एज आई सेड, जब बॉस्टन मैराथन किया, आर्मी ने मेरे को अल्ट्रा मैराथन टीम में डाला, एंड दे सॉ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द माय पीयर्स एंड सब सीनियर्स हु फाउंड दैट he is capable of doing it. Then I got this opportunity कि ठीक है, you get to work with them. And जब वो मिला तो for an outside person, जिनको पता नहीं है, तो they might think Everest is the biggest achievement, and be it Boston Marathon and all. But then that fancy for maroon beret was the one which I always wanted as the closest thing to my heart. And I still remember the first jump I did after my training, and that kind of feeling I've never had in my life. So in fact, Colonel Bartwal, my son who is planning to join army once was telling me that I will join para SF, and I told him that don't be mistaken, you don't decide to join para SF. Para SF decides to accept you. The biggest possession of a Fauji world over is his maroon beret. बिल्कुल सर. They prize it so much that even on ceremonial uniform, they do not part with their maroon beret. You have been very proud. Your lineage, para SF, technically qualified, your ultra marathon, Boston Marathon, half triathlon, all can be summarized. And still, there is little bit of urge, that desire in your mind, which Captain Batra very famously said, ये दिल मांगे मोर. तो आपके दिल में भी अभी तो बहुत कुछ होगा, जैसे आपने बताया कि आप जब टाइम आएगा तो तैयार करेंगे आयरन मैराथन के लिए. नियर फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? Right. So there's one thing I've kept in my life is that
वन पॉइंट फोकस, जो भी चीज करना है एक एम लेके करना है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच विल हैपन इन लाइफ, बट एक आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए. लाइक पहले जो मैंने बताया, बॉस्टन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर अल्ट्रा मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या एवरेस्ट के लिए कर रहे थे. तो जब मैंने फौज छोड़ा तो इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन. आपको ही पता है कि फौज जैसा ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉसिबल टू हैव आउटसाइड. So what I felt was, what is closest wherein I'll be able to utilize whatever I have learned in the army. So next was, I realized that kind of feeling I'm getting in mountaineering, that kind of freedom, that kind of adventure, that kind of adrenaline rush which is there. So that's why I picked up boots and crampons. And then abhi mera jo hai, it's, to share whatever I've learned, to make other people also experience the high of mountaineering, and to build it up, build it up as an organization, build it up as a value company. Once that is done, then so my sole point right now, focus area is to build up this brand, and then let other people also enjoy what we have learned in life and we have benefited. Right now we are only focusing on mountains. We are doing a lot of expeditions and treks for everyone, be it beginner, moderate level, or super expert, like anybody who wants to climb Everest. So we're mentoring all these three verticals. Once we are comfortable, we have established a brand in this field, then we'll go ahead for merchandise, or be it various gears and other stuff, maybe health and nutrition training. But then right now the focus is only into this. There are a lot of people who approach us that we should diversify into maybe biking, or some other areas like Rajasthan, or desert safaris. And but then that's not our expertise. Jis cheez mein hum achhe hain, let's focus on that. And once we achieve a standard wherein we realize कि हमें ये करना चाहिए था, ये कर लिया, then maybe we'll think of other verticals like the one you said, merchandise or something else. ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसा आपने प्लान किया जिसमें घर वालों ने आपको बोल दिया शट अप एंड स्टे पुट, डोंट डू इट? ओनली सन पहले फौज में चला गया, उसके बाद एडवेंचर में घुसने, तो इट्स नॉट ऑलवेज nicely taken, but then धीरे धीरे the parents also get confidence कि हाँ भाई कर रहे हैं, तो must be a well thought after decision, well planned and preparation. And since things are happening in systematically and one after the other, धीरे धीरे step by step things are falling in place, they also get confidence. So initially ज्यादा होता था, but then fortunately अभी it's much less. एक आपने इवेंट का मेंशन किया, Super Randonneur in Brevet. So Super Randonneur is a form of cycling wherein you do long distance cycling. क्या होता है, आप 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 600 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं. तो इसका एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है. लाइक फॉर 600 किलोमीटर साइकिलिंग आपको 40 घंटे मिलते हैं. अगर आपने 40 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया 600 किलोमीटर का, then you get a medal and recognition from France. So these are French events. So France, say you get certificates, you get medals from there, and these are recognized by them. So अगर आपने एक ही सीजन में 200, 300, 400, 600 किलोमीटर किया तो सुपर रैंडोनर का टाइटल मिलता है. अगर आपने एक इवेंट किया 200 किलोमीटर, देन यू गेट अ रैंडोनर का टाइटल. सो इट्स जस्ट दैट डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ साइक्लिंग इवेंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस. एक ऑनेस्ट फौजी की तरह आपने एडमिट कर लिया कि डर लगता है. ये भी ट्रैप क्वेश्चन था, खासतौर से फौजी को अगर पूछे कि डरता है, तो वो सैम मानिक शाह ने बोला था कि अगर कहता है कि डर नहीं लगता तो या तो वो झूठा है या फिर वो गुरखा है. तो आपने प्रूव कर दिया डर तो सबको लगता है, और इसीलिए एक कोल्ड ड्रिंक का टैगलाइन है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर के आगे जीत है. तो अब मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था, मैंने भी पैरा जंपिंग किया है, पैराग्लाइडिंग किया है, ऐसा डर तो लगता है वाकई में. लेकिन ये अब आप क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे कैप्टन्स कट में व्यूअर्स को कि डर को कंट्रोल करने वाला ही निडर कहलाता है, तो वो निडर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? आप वो इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए अगर आप बताना चाहें तो. कोई भी ऐसी इंस्टेंस आएगी जहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चैलेंज होगा, तो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू फील स्कैर्ड थोड़ा सा. बट
अल्टीमेटली तो वही चीज रहती है कि मतलब if you are scared, then how will you fight? And that means you fail in your training. जो आपने training किया है, that you have not been able to do that. And if you are like that, then you at any case, अगर आप एक officer हैं, तो there's so many people who look up to you. जब हम जैसे आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम मैं कमीशन हुआ था फौज में, तो अपनी सिंस आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, हमारी अटैचमेंट होती थी इन्फेंट्री के साथ. तो जब मैं इन्फेंट्री पोस्ट पर पहुंचा वहां पे, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था? जीरो. जस्ट में एकदम पाकिस्तान के सामने एलसी में हाउ पोस्ट एंड ऑल आर देयर, सामने पोस्ट थी. तो एवरीबडी हैड फेथ इन मी कि ये नया यंग ऑफिसर आया है, आईएमए से आया है, बट देन ही इज द बॉस, ही इज द टीम लीडर फिर यहाँ पे. तो अगर इतने सारे लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, तो इन एनी केस चाहे कुछ हो, आई विल नॉट लेट देम डाउन. तो दैट इज द फील व्हिच कीप्स पुशिंग यू एंड makes sure that you don't buckle down in pressure. कि डर भी लगेगा, बट आपको करना है तो करना है. You don't have an option. So that is precisely the point which keeps pushing you कि यार डर लगे चाहे कुछ भी लगे. No, there is no way you can show it off. There is no way you can turn back, because then there is no life. So it is good to die as a warrior rather than be a sheep and bhagna. So that thing you're never taught. You don't even think about that. And there's so many people who know कि यार ये हमारा team leader है, तो things will be fine, so they believe you. Then you cannot let them down. That's the basic ingredient of any फौजी. तो लीडरशिप के चैलेंजेस भी यही हैं कि डर लग रहा है लेकिन जाहिर नहीं होने देना है, लगता है कि मुश्किल है लेकिन सब लोगों को बताना कि नामुमकिन नहीं है. बिल्कुल. तो ये सारा डिस्कशन में हमने ये देखा कि आप एक फौजी रहे, आप एक एंड्योरेंस रनर, अल्ट्रा मैराथन, हाफ आयरन मैन, आप पैराट्रूपर हैं, एमटेक क्वालिफाइड हैं, अभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, और ये सारा कुछ आपके पर्सनालिटी का जो हाईलाइट है वो हमारे कैप्टन्स कट के व्यूअर्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपोजर है. आप जैसे रोल मॉडल उनके हों तो बहुत कुछ जिंदगी में वो कर सकते हैं. हमारा फोकस कैप्टन्स कट में यंग व्यूअर्स हैं और उन्हीं को एनकरेज करने के लिए, उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए आप जैसे पर्सनैलिटीज़ को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंटरेक्ट करें और उनको मैसेज दें. यू हैव बीन वेरी वंडरफुल पार्टिसिपेंट, Colonel Rohit Barthwal. You have encouraged, I am sure, our viewers, and we will have further opportunities to discuss maybe different subject, again in your own domain, but different subject, different take in life. And till then, we wish you all the success, and may your passion remain a very successful profession. God bless you. Thank you so much, Captain Tyagi. So nice of you to invite me here. Really feel honored. All the best to you.